ऑन कर दीजिए। देखिए हम लोग न्यायपालिका देख रहे थे और आपको पता है भारत में क्या है, एकल या दोहरी न्यायपालिका है? एकल न्यायपालिका है, यानी पूरे भारत में एक ही कानून चल रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, और हाई कोर्ट में जो नियम चलता है वो एक ही है, चाहे वो बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, ये आप जानते ही हैं। दूसरी बात हम लोग क्या देखे थे, जो सबसे ऊपर जो होता है न्यायपालिका में वो होता है उच्चतम न्यायालय, जो पूरे भारत के लेवल पे होता है। कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। इसके बाद हर राज्य में अपना एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, और उसके नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन जिला न्यायालय नहीं कहेगा, अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें जिला न्यायालय भी शामिल है। म्युनिसिपल कोर्ट है, परिवार कोर्ट है, इसके अलावा छोटे स्तर पर ग्राम कचहरी भी है कि नहीं? तो उसको हम लोग कचहरी कहते हैं कि नहीं? तो कचहरी यानी कोर्ट, गांव का कोर्ट हो गया, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय की जो चर्चा है वो है भारतीय संविधान के भाग कितने में है? 5 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 124 से लेकर 147 तक। आपको यही पता है उच्चतम न्यायालय में कितने जज हैं? और कम से कम कितने रह सकते हैं? कम से कम 7। और जिस समय 28 जनवरी 1950 को काम करना शुरू किया गया था तो उसमें कितने जज थे? 8 जज थे, ठीक है। और आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को क्या कहते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का कहा जाता है, ये हम लोग नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, हम लोग कहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश है। और इसे बनने के लिए कम से कम 10 साल का तो या तो वकालत का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में। इसके अलावा कम से कम 5 साल तक क्या होना चाहिए? जज के रूप में काम करना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है। ठीक, कल जो हम लिखाए थे वहाँ हाई कोर्ट लिखाए थे, खाली जज का अनुभव लिखाए थे। देखिए तो क्या लिखा हुआ है अर्हता में? कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय लिखा है ना? हाँ बस, हाँ, यानी उच्च न्यायालय लिखा हुआ है। अगर उच्च न्यायालय नहीं लिखा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला भी आंसर मान लेगा। और ये कब तक अपने पद पे रहते हैं? 65 वर्ष तक। इसके बाद ये शपथ किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति के सामने। अब देखिए इसमें हम लोग जो देख रहे थे आखिरी समय में कि 65 वर्ष तक अपने पद पे रहता है या अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके हट सकते हैं। लेकिन कल आपने सवाल किया सर अगर जज ही गलत कर दे तब क्या होगा? तो देखिए जज जब करता है उसे कहते हैं कदाचार। कदाचार मतलब, आज कदाचार का अर्थ क्या होता है? गलत आचरण करना। और सदाचार अच्छा करना। कदाचार यहाँ करने का मतलब है अगर आप नियम कानून के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कदाचार। अब भारतीय संविधान में तो भाई आर्टिकल 14 आप देखे ही हैं, विधि के समक्ष समानता, इसके सामने कोई भी हो उसके लिए कानून समान है। अगर कोई न्यायाधीश कदाचार करता है, कदाचार करने का मतलब या तो पैसा लेके डिसीजन देता है या डिसीजन लेने में लेट करता है या जातिगत डिसीजन देता है, जाति आधार डिसीजन देता है या धर्म के आधार पर डिसीजन देता है, यानी कुछ ऐसा काम करता है जो संविधान के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो, तो ऐसे जजों को हटाने की भी प्रक्रिया है। अब जजों को कैसे हटाते हैं? अब ये जज हटाना आसान नहीं है। आपको पता है संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके बाद कौन है? राष्ट्रपति। 3 लोग हैं। अगर कोई जज, सुप्रीम कोर्ट के जज गलत काम कर रहे हैं, कदाचार में लिप्त है, उसे हटाने के लिए किसी भी सदन से शुरुआत हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या, अगर लोकसभा से शुरू करना हो तो कम से कम 100 सांसद जो है जो प्रस्ताव रखेगा। जैसे मान लीजिए किसी जज को हटाना हो और लोकसभा से ये शुरू हो गया तो क्या करेंगे? 100 सांसद कम से कम लिख के देंगे कि भाई इस जज को हटाना है, तब उस पर चर्चा होगी। 1-2 सांसद के कहने से नहीं होगा। और अगर हम राज्यसभा से शुरू करते हैं तो कम से कम 50 सांसद प्रस्ताव रखेगा तब।
जैसे मान के चलिए जज को हटाने के लिए कोई एक सांसद आया तो उसकी बातों को नहीं माना जाएगा। पेपर होगा, उसमें 100 सांसदों का सिग्नेचर होगा तो भाई हम इस जज को हटाना चाहते हैं। तो 100 सांसद कितना बड़ा हो गया है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए लोकसभा से आया, लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया कि आज भाई इस जज को हटाना है, ये जज गलत काम कर रहा है। तो अगर लोकसभा से शुरू हुआ तो अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष एक समिति बनाएंगे, एक समिति, और उस समिति में 3 सदस्य होंगे। एक सदस्य होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। दूसरा होगा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का। न्यायाधीश। और एक को है विधिवेत्ता, यानी जिसको जानकारी है कानून का। विधिवेत्ता यानी विधि का जानकार। अब देखिए सिंपल से कहते हैं, किसी जज पे ये आरोप लगा, 100 लोगों ने आरोप लगा दिया ये जज गलत कर रहा है। अगर 100 कम से कम, अगर यहाँ से तो 100, अगर यहाँ से तो 50। अब वहाँ का जो लोकसभा अध्यक्ष है और इसमें आएगा तो सभापति, ये क्या करेंगे, एक समिति बनाएंगे जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहेगा, किसी उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश रहेगा, एक विधिवेत्ता रहेगा जिसको कानून की जानकारी है। ये समिति जांच करेगी जो सही में जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत है। समिति जांच करेगी। समिति में जानते हैं प्राकृतिक न्याय तो है, तो जज को भी बोलने का मौका मिलेगा। प्राकृतिक न्याय क्या है, जो आरोप लगाया है वो भी बोलेगा और जिस पे आरोप लगा है उसको भी बोलने का अधिकार दिया जाएगा। क्या पता आप झूठा आरोप लगा दे रहे हैं किसी पे, है कि नहीं। तो उस कंडीशन दोनों पे पक्ष को सुना जाएगा। अगर दोष सिद्ध हो गया, हाँ सही में आरोप जो लगाया है वो सही है, तो उसके बाद इस सदन से विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। किससे पारित करना पड़ेगा, विशेष बहुमत, यानी 2/3 सदस्य की सहमति से, आधा नहीं 2/3 सहमति से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी दोनों सदन के 2/3 सदस्य से पारित कराना पड़ेगा। अगर दोष सिद्ध हो गया तब, और उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होगा, वो हट जाएगा। तो सोचिए आसान है हटाना, आसान तो हटाना नहीं है। हटाने के लिए पहले किसी सदन से शुरू करना पड़ेगा, फिर समिति बनेगी, जांच होगा, सही ठहराया तो विशेष बहुमत से पारित होगा, और तब जाकर के राष्ट्रपति के साइन के बाद वो क्या होंगे, हटाए जाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, आरोप लगे हैं 1-2 बार, लेकिन कभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। क्योंकि देखिए उस स्तर पे जाने के बाद कोई छोटा मोटा आदमी है नहीं, उसको तो ना उतना लालच होता पैसे का, क्योंकि वो स्तर ही ऐसा है। क्योंकि एक समय के बाद पैसा से ज़्यादा पावरफुल हो जाता क्या, जो पावर, सम्मान, ये सब हो। ये भी हम बताएंगे, पर यहाँ लिख लीजिए। मतलब हटाने के लिए इतना आसान नहीं है, थोड़ा विधि तेज है। क्योंकि अगर आसान तरीका होता तो कोई संसद तुरंत हटा देता, है कि नहीं। 1-2 के करने से हटने वाला नहीं है। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 126। अच्छा, तो कार्यवाहक किसे कहते हैं? नहीं, कार्यवाहक होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी, जैसे इसी में ले लीजिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, किसी कारणवश वो अभी छुट्टी पे चल रहा है, जैसे मान लीजिए वो बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में है, या उसके घर में कोई शादी विवाह फंक्शन है, तो छुट्टी चल रहे हैं, तो अपने घर छुट्टी पे चले गए ना, उसके जगह किसी व्यक्ति को कार्यवाहक बना दिया जाता है, तब तक वो संभालेगा। जैसे गांव में देखते हैं ना, हेडमास्टर छुट्टी में चला जाता है, प्रभारी हेडमास्टर बना दिया जाता है किसी मास्टर को उठा करके, या किसी थाना में अध्यक्ष नियुक्त करते प्रभारी थाना अध्यक्ष है। तो कहने मतलब वो उसका काम नहीं है, वो छुट्टी पे कोई चला जाता है, तब एक कार्यवाहक रखा जाता है, प्रभारी, जिसको आम भाषा में आप लोग कहते हैं। तो यहाँ भी सिस्टम है, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति
किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति। कब? जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तब। कार्यवाहक मतलब जो मेन है जो उसका कार्य का वहन करेगा, लेकिन उसका काम नहीं है ये, लेकिन कुछ किसी छुट्टी पे है कि नहीं। जैसे मान लो आप कभी कभी देखे होंगे गांव में जो अकेले लोग रहता है, दिल्ली और कहीं कमाने चला जाता है तो किसी को चाबी दे के चला जाता है। अब ऐसे समझिए, आपके पास बाइक है, आप 100 परिवार 5 महीना 6 महीना के लिए गांव से बाहर जा रहे हैं और आप किसी को बाइक बगल वाले की चाबी दे दिए या घर का चाबी दे दिए उसको। तो अब मान लीजिए उस घर में अगर आप नहीं है 6 महीना, कोई तीसरा व्यक्ति जाएगा तो बिना उसके पूछे जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपने घर संभालने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई है? उस व्यक्ति को। तो उसी को कहते हैं कार्यवाहक। आपके अनुपस्थिति तक वो घर को देखेगा, है कि नहीं, ताकि कोई चोरी ना हो, कोई खराबी ना हो, कोई टूट फूट ना हो, ये सब देखेगा। कि कुछ भी होगा तो जिम्मेदार आप उससे पूछेगा ना। मान लिया आप गए उसको चाबी दी, चोरी हो गया, आप किससे पूछेगा? उसी से पूछेगा ना। तो ये भी कार्यवाहक, उसको कहते हैं कार्यवाहक। आपके अनुपस्थिति में कार्य को संभाल रहा है। तो यहाँ भी है, जब मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश छुट्टी पे चला जाए, अनुपस्थित हो, तो राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या बना सकते हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और जैसे वो लौट के आएंगे तो फिर ये अपना हट जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप लोग एक शब्द सुनेंगे, तदर्थ न्यायाधीश, जिसको एडहॉक भी कहते हैं, एडहॉक जज या जस्टिस। यह अनुच्छेद 127। देखिए यहाँ तो आप समझ गए ना, जब मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उसके जगह पर किसी को बना दिया जाता है। इसकी चर्चा किस में है? 126 में। तदर्थ न्यायाधीश होता है। अब देखिए, याद है कल हम बताए थे मिनिमम 7 न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन किसी कारणवश, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जज की संख्या बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब फैसला बहुत ज़्यादा सुनाना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा जज के लिए, मतलब अतिरिक्त जज के लिए नियुक्ति चाहिए। अभी जैसे मान के चलिए, अभी हम लोग कोचिंग चला रहे हैं और अचानक जो 1-2 बैच बन जाए, कोई नया ऐसा वैकेंसी आ जाए जो 100-150 विद्यार्थी अचानक हो जाए, तो इस क्लास, छोटे से क्लासरूम में तो उतना संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो 2-2 क्लासरूम बनाना पड़ेगा, तो 2 बनाने के लिए 2 टीचर रखना पड़ेगा, केवल स्पेशल उस बैच के लिए। और जैसे बैच खत्म हो जाएगा फिर अपना नॉर्मल बैच आ जाएगा शुरू, है कि नहीं। कई बार ऐसा होता भी है कई जगह। तो सेम यहाँ भी है, अगर आप जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, जजों की संख्या कम हो गई, बहुत कम हो गई, लेकिन केस भरा पड़ा है, तो मुख्य न्यायाधीश जो है, यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय से किसी जज को बुला लेगा तब तक यहाँ काम देखने के लिए। ये कौन बुला सकते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बुला लेता है, तो उसको कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ राष्ट्रपति नियुक्त किए थे, यहाँ कौन नियुक्त कर रहे हैं तदर्थ न्यायाधीश को? मुख्य न्यायाधीश। अब जैसे मान के चलिए कल मेरे जान पहचान फ्रेंड में कोई कोचिंग खोल ले, उसको अचानक टीचर की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि विद्यार्थी बढ़ जाए, तो हमसे भी कह सकता है सर आइए आप 1 महीना खाली हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, चले जाइएगा, या पॉलिटी पढ़ा के चले जाइएगा। तो हम क्या है, हम वहाँ के उसके टीचर नहीं है, बस उसके स्पेशल ऑर्डर पे, स्पेशल इच्छा पे हम गए, 2 महीना 3 महीना पढ़ाए, और फिर जब उसका काम हो गया तो हम फिर लौट के चले गए। तो हम हो गए उसके तदर्थ टीचर, है कि नहीं। मान लीजिए अभी हम ही पढ़ा रहे हैं, किसी कारणवश मान चलिए घर में शादी या कोई फंक्शन, हमको 20 दिन तक छुट्टी करना पड़ जाए, लेकिन हम छुट्टी तो कर नहीं सकते हैं, तो हम अपने किसी दोस्त को बुला दिए दिल्ली से या पटना से, बोले जब तक 2 महीना आप पढ़ा दीजिए, हम आएंगे तब देख लेंगे। तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, तो उसे तदर्थ कहते, वो है नहीं हमारा आदमी, लेकिन आकर के यहाँ पढ़ा करके चला गया। तो यही तदर्थ न्यायाधीश होता है, जब जरूरत बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाए और जजों की संख्या कम हो, तो मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए
राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अपने मन से नहीं कर सकते हैं, नियुक्ति यही करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे। तो सर हमें एक जज की ज़रूरत है या 5 जज की ज़रूरत है, क्या हम मंगा सकते हैं? राष्ट्रपति से मंगा लीजिए, ज़रूरत है तो मंगा लीजिए। अब इन्होंने क्या किया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को ज़रूरत था, राष्ट्रपति का अनुमति भी मिल गया मंगाने के लिए। अब सोचिए पटना हाईकोर्ट से एक जज को लाना है, तो पटना हाईकोर्ट से जज को लाना है तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य जज को बताना पड़ेगा ना। तो जिस जज को बुलाएगा, जिस उच्च न्यायालय से, इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे समझिए। पहला तो आप समझ गए, जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति किसी सीनियर को, जो सुप्रीम कोर्ट का ही सीनियर है, उसी को कार्यवाहक नियुक्त कर देते, और जब मेन वाला आ जाते तो कार्यवाहक हट जाते। लेकिन अगर किसी कारणवश जजों की संख्या कम हो जाए, काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, किसी भी हाई कोर्ट से बुला लेते हैं। जैसे मान लीजिए पटना हाई कोर्ट के किसी जज को बुलाना है, तो पहले क्या करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे। सर देखिए ऐसी बात है, हमको 2 न्यायाधीश चाहिए, क्या हम मंगा सकते हैं? बोले हाँ मंगा लो, यानी ऑर्डर दे दी लिखित तौर पे। बोली कुछ नहीं, देखिए जो भी अनुमति मतलब लिखित तौर पे होता है। सरकार का काम हमेशा लिखित होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। जैसे गांव में आप लोग कहते हैं ना, बदलन कर लिए, तो बदलन का कोई वैल्यू है? पिताजी बदलन कर लिए, बेटा कहेगा हम नहीं जानते। लेकिन जब लिख दीजिएगा तब तो मानना पड़ेगा ना। तो सब लिखित होता है, बोलने का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति लिखित अनुमति दे देते हैं। तब मान लीजिए पटना के 2 जज को लाना है, तो पटना के मुख्य न्यायाधीश से पहले पूछना पड़ेगा, हमें आपके 2 जज चाहिए। तो पूछना जरूरी, आपके ऐसा वो तो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो क्या है उससे पूछेगा। पर जाहिर सी बात है, उसको भी तो काम है ना, उसको यहाँ भी तो पता चला वर्कलोड ज़्यादा है, कैसे अपना दे देगा कोई। अभी मान के चलिए आपके घर में भी शादी हो, मेरे घर में भी शादी हो, हम कह रहे देखिए ना, आप अपना 2 भाई को दे दीजिए, मेरे घर में काम करेगा। तो आपके सर मेरे घर में भी तो शादी है, फ्री होगा तो दे सकते हैं। तो पहले आपसे पूछेंगे ना, हमको 2 लड़का चाहिए, फ्री है तो दीजिए, नहीं तो हम दूसरे से मांग लेंगे। तो वहाँ के जहाँ चीज़ राज चलेगा, वहाँ के उच्च न्यायालय से, मुख्य न्यायाधीश से परमिशन लेना पड़ता है। इसे कहते हैं तदर्थ। ठीक है, और तीसरा है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, अब देखिए इतना ज़्यादा केस हो गया, जब फिर भी जज कम पड़ रहा है कि नहीं, यानी लगातार केस बढ़ रहा है, जज कम पड़ रहा है, तो जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उसको भी बुलाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 65 साल तक तो था, अब इतना ओवरलोड हो गया है जो संभाले नहीं समझ रहा है, तो फिर मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, सर हमें और चाहिए। तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो 65 साल क्रॉस कर गए हैं, उसको भी बुलाया जा सकता है कुछ समय के लिए। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति दोबारा हो सकती है। कब? जब जजों की संख्या बहुत कम हो जाता है। तो ये अनुच्छेद 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। ये भी कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लेकिन किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। तो आपको याद क्या, एक तो मेन न्यायाधीश हो गया उधर, इसके बाद आपको कार्यवाहक न्यायाधीश याद रखना है, तदर्थ न्यायाधीश याद रखना है, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश याद रखना है। हाँ, यहाँ थोड़ा अंतर है। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीश, इसका जो वेतन और भत्ता कौन तय करता है? संसद। लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का जो होता है वेतन भत्ता, ये कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति। क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं, इसको तो स्पेशल ऑर्डर पे मंगाए हैं, आग्रह करके इसको ऑर्डर दे के बुलाया गया है, इसको ऑर्डर दिया गया, आइए यहाँ आइएगा कि नहीं आइएगा, अपने मुझ पर डिपेंड कर रहा है। कहना समझ रहे हैं?
वो तो जज है। अभी देखिए सिंपल सी बात है, मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ मेरे यहाँ काम करता है, उससे तो हम कोई काम करवा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति काम मेरे यहाँ नहीं करता है और उससे हमको पोस्टर चिपकावाना हो, तो हम तो उससे क्या करेंगे? आग्रह ही करेंगे, यार मैं पोस्टर चिपका, विद्यार्थी नहीं है कि नहीं। लेकिन जो हमारे यहाँ वेतन पे रखा गया है, जिसको इसीलिए रखे हैं कि वह वेतन पे काम करना पड़ेगा, पूरा संभालना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, उसको हमको तो ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? कार्यरत है तो इसे तो ऑर्डर मिलता है। लेकिन क्या है, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसको आग्रह करना पड़ता है। इसके लिए वेतन जो है कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति। और इन दोनों के लिए वेतन कौन तय करते हैं? संसद। और अभी के हिसाब से अगर वेतन देखिएगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपया प्रति माह। और अन्य न्यायाधीश का कितना है? 2,50,000 प्रति माह। यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका वेतन है 2,80,000 रुपया प्रति माह। और बाकी जो न्यायाधीश है 32 न्यायाधीश, उसका वेतन कितना है? 2,50,000। ठीक है, तो इसको तो सब नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ, यानी उसके काम क्या है, इसको देखना है। अभी तक हम लोग लगभग सब चीज़ का देख चुके हैं। उच्चतम न्यायालय जजों की नियुक्ति कैसे होती है, फिर क्या क्या तनख्वाह है, क्या प्रक्रिया है, सब चीज़ देख चुके हैं। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय का काम क्या है। इसको हम लोग कई भागों में बांट के देखते हैं। से पहला मूल एवं आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, रिट अधिकार, सलाहकारी अधिकार, अभिलेख अधिकार, ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन। तो देखिए इसका जो कार्य को हम लोग 5 भागों में बांट के देखते हैं। मूल अधिकार, ये मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, सलाहकारी, अभिलेख और न्यायिक पुनरावलोकन। तो देखिए मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल क्षेत्राधिकार, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 131 में। देखिए कुछ केस ऐसा होता है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाता है। तो जो केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है उसे क्या कहते हैं? सुमूल क्षेत्राधिकार। मूल मतलब जहाँ से शुरू ही होता है। जैसे अब केस है, कौन कौन सा केस वहाँ जाता होगा? अभी जब 2 राज्यों के बीच विवाद हो, किसके किसके बीच विवाद हो? राज्य और राज्य के बीच विवाद हो, या राज्य या केंद्र के बीच विवाद हो। जैसे मान के चलिए ऐसे कोई नदी जा रही है, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अब इस चक्कर में तीनों में विवाद हो गया, पानी कौन ज़्यादा यूज करेगा। तो ये केस तो किसी एक हाई कोर्ट में जाएगा नहीं, क्योंकि बिहार पटना हाई कोर्ट वाला वो उत्तर प्रदेश को क्यों वैल्यू देगा। तो जब 2 राज्यों के बीच कोई विवाद होता है या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो सीधे कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं आता। मूल अधिकार का, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब जो वहीं से शुरू होता है कि नहीं। और दूसरा क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। दोनों एक साथ पढ़िएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? जैसे मान चलिए भी आपके मर्डर केस का आरोप लग गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, पहले यहीं से शुरू होगा। उन्होंने आपको फांसी की सजा दे दी, लेकिन आप इस बात से खुश नहीं है, तो आपने अपील कर दिया हाई कोर्ट में। ठीक है, नहीं सर हम इसके फैसले से खुश नहीं है,
कि आपको अपील करने का अधिकार है। आपने जो है हाई कोर्ट में अपील दायर कर दिया, सर हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, फिर वहाँ सुनवाई हुआ, वहाँ भी आपको फांसी की सज़ा दे दिया। जिला कोर्ट में फांसी का सजा दे सकते हैं? हाँ दे सकते। पहला तो यहीं से शुरू होता है ना, कोई भी सज़ा होगा यहीं से शुरू होता है। अगर आप खुश नहीं है उस सज़ा से तो आप हाई कोर्ट में अपील कीजिए। आप खुश हो गए, कंफर्म हो गए, जैसे मान के आप सचमुच में मर्डर किए, प्रूफ भी है, तो यहीं से चल जाता, फैसला हो जाता है। लेकिन कोई आपको फंसा रहा है, आप जान रहे हैं जो आप मर्डर नहीं किए हैं, लेकिन हाँ किए भी हैं तो अपने जान बचाने के लिए किए हैं, स्थिति भी देखा जाता है ना। तो अब क्या होगा, जैसे तो आप किसी को खुश नहीं है तो आप चले गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में फैसला वही सुना दिया, फांसी की सजा या उम्र कैद। तब आप चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, अपील किए। तो एक सीधे शायद उसको कहते हैं अपीलीय अधिकार, मतलब जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हुए पहुँचे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, तब हो गया अपीलीय, से अपील करते चले गए। लेकिन आपको सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट तो क्या हो जाता है, मूल अधिकार। तो ये छोटा मोटा केस में आप सीधे नहीं जा सकते, आपको जाने के लिए कितना चाहिए, कम से कम अनुच्छेद 131 के तहत राज्य और केंद्र का मुद्दा होना चाहिए तब। लेकिन जब आप जाते हैं, अपीलीय क्या है, अपीलीय मतलब हुआ जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए, यानी नीचे से ऊपर तक फैसला लेते आए, तो हो गया आपका अपीलीय। दोनों मतलब समझ रहे हैं। तीसरा क्या होता है, रीट अधिकार। याद है हमने मूल अधिकार बताया था अनुच्छेद 32। अगर आपका कोई मूल अधिकार का हनन करता है, मूल अधिकार जो आपको देखे थे शुरू के, कितना अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था, 12 से 35 तक। अगर आपको कोई पढ़ने से रोक रहा है, आपको कोई खाने से रोक रहा है, आपको सोने से रोक रहा है, या आपको व्यवसाय करने से रोक रहा है, या आपके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, या आपको नौकरी में भेदभाव हो रहा है, काम पे भेदभाव हो रहा है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको पूजा करने नहीं दिया जा रहा है कि नहीं, तीसरा का मूल अधिकार का हनन है कि नहीं, या कोई आपको ज़बरदस्ती घर में कैद कर लिया है कि नहीं, तो ये भी मूल अधिकार का हनन है। तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते थे, याद है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यानी सबका क्या है, जैसे बंदी प्रतिषेध क्या था, अगर कोई आपको कैद कर रखा है, चाहे वो पुलिस हो या आपके घर वाले हो या कोई आम आदमी को कैद कर रखा है, तो ये भी आपके मूल अधिकार के खिलाफ है। अगर पुलिस कैद किया है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उसको पेश करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या था, परम आदेश, कोई अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसको आदेश दे सकती है, कहा जिसका काम कर रहा है। प्रतिषेध, जो अपने क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है कि नहीं। अब मान के चलिए आप जा रहे टिकट कटाने, टिकट नहीं है, आरपीएफ का जवान आपको पकड़ के टिकट मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, तो गलत है कि नहीं, उसका क्षेत्र तो नहीं है ना, वो तो टीटी का काम है। ऐसे कंडीशन में उस पर रोक लगा सकता है। उत्प्रेषण, जो काम ही नहीं कर रहा है, या जो कोर्ट और का जो केस होता है अपने पास, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़्यादा पेंडिंग हो गया तो कोर्ट अपने आप पास बुला सकती है उस फैसले को। और अधिकार परीक्षा ये कह रहा है जो लोगों का वैधता जांच करता है। अब जैसे मान के चलिए हम जा रहे हैं कहीं भी, हमको काम है वीडियो से, और कोई उसका सहायक या वीडियो या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अधिकार में वो काम नहीं आता फिर भी वो काम कर रहा है, तो वो भी गलत है ना। अब पता चला तो कोई थाना में कोई आम आदमी बैठा हुआ है, और थाना का आदमी एक क्या करता है, दरोगा जो है वो एसपी लेवल का काम कर रहा है, तो गलत है ना। फिर आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। तो ये सब क्या है, ये सब देखने का काम किसका, उच्चतम न्यायालय का। पहला देख लीजिए मूल अधिकार, मूल क्षेत्र का, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है।
दूसरा हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आता है। ये है जब किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो ये पांचों रिट जारी कर सकते हैं। इसके बाद है सलाहकारी अधिकार, यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति इनसे कोई सलाह मांग सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगे किसी जो कानून के स्तर पे या नियम के स्तर पर आपको सलाह चाहिए तो राष्ट्रपति जो है जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन सलाह याद रखिए, सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होता है। हम आपसे सलाह मांग रहे हैं, मेरे मूड पर डिपेंड करेगा माने या ना माने। तो राष्ट्रपति कभी भी किसी भी कानूनी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है अनुच्छेद 143 के तहत। और अभिलेख अधिकार जो है ये क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सारे रिकॉर्ड जो होते हैं, सारे फैसले सबका रिकॉर्ड वो रखे रहते हैं। बताइए क्यों? जितना भी फैसला हुआ है जब से देश आज़ाद हुआ है, जितने भी फैसला हुए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट ने दिया हो या सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, सबका रिकॉर्ड उसके पास है, रखा रहता है। वो इसलिए रखा रहता है, जैसे मान के चलिए सिंपल सी बात है, कभी कोर्ट गए आप लोग? भगवान न करे कभी कोर्ट जाए, क्योंकि कोर्ट जाने का मतलब है आपका जीवन, तो फिर मज़ा क्या, तो पता कैसे चलेगा? अनुभव लेने के लिए तो होता ना, एक होता है रोड पे जिसका एक्सीडेंट होता है, दर्द का अनुभव कौन ले सकता है? जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कि जो देख रहा है वो। तो कोर्ट का भी अनुभव जो है वही ले सकता है जिस पे केस होता है। बाकी उसके लिए तो घर हो गया ना, केवल वो टूर का जगह हो गया, तो आपको मज़ा कैसे आएगा उसमें? लेकिन कभी मज़ा लेने के चक्कर में यहाँ नहीं फंसिएगा। यहाँ फंसने का मतलब है आपका सारा ज़मीन बिक जाएगा, सारा घर बिक जाएगा। और आप कहा तो कोर्ट का चक्कर किसी को नहीं लगना चाहिए। अब देखिए ये इसलिए रिकॉर्ड अपना रखता है, जैसे मान के चलिए आपने भी मर्डर किया, इन्होंने भी मर्डर किया, आपको हम दिए 3 साल की सज़ा, इसको दे दिए फांसी की सज़ा, तो ये हम पे लगेगा नहीं सर ये तो गलत बात है। आपने उसको कहा कि ये फांसी की सज़ा, क्योंकि हम देखे हैं जो वहाँ पे आज से 20-10 साल पहले आप उसको मर्डर के लिए 3 साल की सज़ा दी, आप हमको फांसी की सज़ा दे रहे हैं। तो हम बताएंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, देखो वो जो मर्डर किया था वो किस लिए मर्डर किया था? वो भूख के कारण उसको कोई मोबाइल छीन रहा था या उसको बंदूक सटा दिया था, अपने जान बचाने के लिए मर्डर किया था। लेकिन तुम तो छीनने के लिए मर्डर किए, चोरी करने के लिए मर्डर किए, है कि नहीं? भाई केस बहुत होता है, लेकिन केस का जो प्रक्रिया भी अलग होता है ना। अब कोई जानबूझ के करता है, कोई अनजाने में कर जाता है कि नहीं? जैसे नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर, अब कार पार्किंग में थोड़ा बस एक चटा मार दिया, मर गया, तो उसमें मर्डर केस लग गया। तो बाद से भाई कोई मारने का इरादा उसका, अब एक 4 महीने धक्का दिया मर गया, तो क्या भाई मर्डर केस थोड़ा चलेगा? वो तो गलती से मर गया ना। तो इसीलिए सज़ा सबका अलग होता है। तो जब भी आपका फैसला सुनाया जाएगा तो इतना मोटा फाइल आपको देगा। तो पहले सोचते थे हम लोग कि फैसला तो 5 मिनट का है, इतना फाइल कहाँ से आ गया? तो फाइल इसलिए आएगा कि आप जिस क्राइम के लिए यहाँ आए हैं वैसा क्राइम भारत में जहाँ जहाँ हुआ है, केरला में सबका क्या क्या फैसला सुनाया गया, सब आपको लिस्ट दे दिया गया है। आप जाके घर में आपके वकील से पढ़वा लीजिए, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आगे जा सकते हैं। तो हमने आपको ये फैसला क्यों दिया, ये सज़ा क्यों सुनाया, है कि नहीं? ताकि पास प्रूफ होना चाहिए ना, फैसला क्यों। भाई हमने चलिए आपको 10 साल सज़ा दे दिया, तो आप हमसे पूछने आएंगे, मेरे पास फुर्सत थोड़ा है, हम सब लिख के नीचे दे दिए हैं आपको क्यों सुनाया गया, 10 साल क्यों आजीवन कारावास दिया गया, क्यों फांसी की सज़ा दी गई है। तो सब अभिलेख उनके पास रखा रहता है, ताकि कल कोई हम पे उंगली नहीं उठाए। अब है आखिरी न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए जब कोई भी संसद कानून बनाता है तो पारित होने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करते हैं। विधायिका जब कोई कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट एक बार उसको चेक करते हैं, ये देखने के लिए कानून कोई ऐसा तो नहीं है कि लोगों का मूल अधिकार का हनन हो जाएगा या कानून से लोगों को दिक्कत होगा। तो ये जो चेक करते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। लेकिन जब ज़बरदस्ती चेक कर लेते हैं, यानी विधायिका के काम में हस्तक्षेप करने लगते हैं, तब इसके नाम पे ये आगे क्या बन गया? न्यायिक सक्रियतावाद। क्या बन गया है? न्यायिक
सक्रियतावाद। इसका अर्थ होता है जब सरकार, सुप्रीम कोर्ट या कोई जज विधायिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करने लगे तो उसे कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। आपको दिया गया केवल ये काम चेक करने के लिए, भाई हम कानून बनाए हैं, देखिए कानून सही है कि नहीं है, नहीं आप करें नहीं इसको बदलो नया बनाओ, तो गलत बात है ना। फिर जैसे सड़क के किनारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो 500 मीटर के रेंज में कोई शराब नहीं बेचेगा, कि रोड एक्सीडेंट पे पी के मरते हैं लोग। बहुत ऐसा फैसला हुआ जो काम था कार्यपालिका का, ये करने लगे कौन? न्यायपालिका। तब इसमें बहस चल रहा है, भाई मेरा काम आप काहे कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये होता है न्यायिक सक्रियतावाद। बस चेक करने के लिए था, अब लेकिन आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, ये आवश्यकता भी है। कभी कभी सही भी हो जाता है, जैसे मान चलिए सरकार काम नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती न्यायपालिका काम करने लग जाती है, ज़बरदस्ती कराती है काम, तो इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। यही कारण है एक मुद्दा जो कोर्ट और सरकार में बहस चलते रहता है। कोर्ट कहती है भाई हम न्यायिक पुनरावलोकन कर रहे हैं, आइए कह रहे हैं आप न्यायिक सक्रियतावाद हो, आप ज़बरदस्ती मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं, या ज़बरदस्ती आप मेरा काम आप कर रहे हैं, है नहीं। तो दोनों में सुप्रीम कोर्ट कहता है हम ये कर रहे हैं, ये कह रहा है नहीं आप ये नहीं, आप ये कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर हम आपको बोले कोचिंग में, सिंपल सी बात है, आप केवल देखिएगा कोचिंग सब काम ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन आप क्या किया, आप हमसे पूछे बिना ही ज़बरदस्ती, अरे कोई बात नहीं ये पंखा हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, है कि नहीं, बेंच हटा के नीचे में बैठाओ, तो आप हमसे नहीं पूछ रहे हैं। या पता चला आप कह दिए नहीं यहाँ पे जो है ना AC लगा दो, आप ऑर्डर तो दे दिए, काम लगवा दिए, भाई बिल तो हमको भरना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहते भाई सबका काम बटा हुआ है। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हो गया, आज गर्मी में भी पंखा नहीं चलाते बिजली बिल बचाने के लिए, है कि नहीं, क्लास टाइम से नहीं आते हैं तो उस समय पे तो रोक लगा सकते हैं ना वो। तो यानी जब सरकार अपने ढंग से काम नहीं करती है तब सुप्रीम कोर्ट जो है आकर के ज़बरदस्ती काम करवाती है। तो इसलिए सरकार चीर करके क्या नाम दे दिया गया है, न्यायिक सक्रियतावाद। इसका कहना नहीं हम न्यायिक पुनरावलोकन कर रहे हैं, कानून की जांच कर रहे हैं, कानून सही है कि नहीं है। तो ये शक्तियाँ हैं, मूल शक्तियाँ, अपील शक्तियाँ, रिट शक्तियाँ, सलाहकारी शक्तियाँ, अभिलेख शक्तियाँ और न्यायिक पुनरावलोकन शक्तियाँ। ठीक है, पहले क्या होता था, जब मान चलिए कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसके साथ अगर गलत हुआ है या धोखा हुआ है तो खुद उसे कोर्ट जाना पड़ता था और खुद प्रूफ देना पड़ता था। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, कोई गरीब आदमी है, उसके साथ कोई अन्याय हुआ है, उसका अधिकारों का हनन हुआ है तो उसे खुद केस करना पड़ता था। केस करने के बाद खुद उससे सबूत भी जुटाना पड़ता था। लेकिन वो करते क्या थे, जैसे ही कोर्ट जाते थे तो वकील का इतना ज़्यादा फीस होता था जो कभी भरपाई कर नहीं पाते थे। जैसे मान लीजिए आप बहुत गरीब है, आपको खाने के अलावा थोड़ा सा भी पैसा नहीं बचता है, लेकिन आप पे कोई ऐसा हो गया, आप साथ कोई केस कर दिया आप पे, तो आप कोर्ट जाइएगा तो कोर्ट तो वकील रखिएगा ना, लेकिन वकील को देने के लिए फीस भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता था, जो गरीब लोग होता था, जो भी उस पर जुर्म होता था वो चुपचाप सह लेता था, तो पैसा कहाँ से लाता। तो उस समय क्या होता कि या तो लोग कोर्ट ही नहीं जाते थे डर से, या कोर्ट जो फैसला दे देता था, जान रहे हैं मेरे साथ अन्याय हो रहा है लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो वकील रख सके। ठीक है, यानी जिस पे के खिलाफ कोई जुर्म हुआ है, जैसे मान चलिए कोई आपको पीट दिया, कोई आपका ज़मीन छीन लिया, कोई आपका लूट लिया, तो आप ही को केस करने जाना पड़ता और आप ही सबूत भी जुटाते, प्रूफ करते। इस समस्या हो रही थी तो बहुत लोग नहीं जाता था। तब 1980 में एक मुख्य न्यायाधीश आए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती। कब आए, 1980। अब जब वो आए तो उनको लगा ये तो गलत बात है, एक तो बेचारा गरीब है, उसके खिलाफ कोई केस हो रहा है तो खुद वो उसको केस करना पड़ता है कि नहीं। तो इन्होंने एक सिस्टम लगाया जिसका नाम दिया गया लोक हितवादी। कहने का मतलब, अगर आपके नज़र के सामने कोई गरीब पे दुराचारी हो रहा है तो
आप भी उसकी तरफ से केस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिसके साथ गलत हुआ वही केस करें। पहले क्या था, जिसके साथ गलत हुआ तो उसी को केस करना पड़ता था। तो अब क्या है, अगर कोई गरीब व्यक्ति पे कोई जुर्म हो रहा है तो आप भी उसकी तरफ से केस कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो खुद कोर्ट अपने तरफ से केस कर सकती है उस पर, तो उसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दो मतलब समझ रहे हैं। पहले क्या था, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसी को केस करना पड़ता था, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब वो केस करते, वही सब सबूत जुटाते तो इस परेशानी से सब गलती मान लेता था। लेकिन अब क्या है, अगर किसी के गरीब पे जुल्म हो रहा है तो आप उसके तरफ से केस कर सकते हैं। कोई पुलिस अगर आपसे पूछे भाई ऐसा कहे कि तुमको इससे क्या लेना देना है, तो बोले भाई मेरी इच्छा है, वो गरीब है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है PIL हम दायर कर सकते हैं किसी गरीब की तरफ से, है कि नहीं। और अगर आप नहीं भी, अगर कोर्ट को ये एहसास हो जाए तो वो भी केस कर सकता है, तो उसे कहते हैं लोकहितवादी। तो इसकी शुरुआत कौन किए थे, PN भगवती, कब 1980 से। तो ये सवाल आपको यहाँ बनता है, ठीक है।